पूरी मेरठ की रहने वाली थी। अभी कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हरिद्वार के रहने वाले महेश के साथ हुई थी। जब से माधुरी की शादी हरिद्वार में हुई थी, भैया वो तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर कोई भी वहां जाने की ख्वाहिश जताए बिना नहीं रह पाता था। और माधुरी इस सेलिब्रिटी वाले फील को खूब एंजॉय कर रही थी। लगभग हर रोज ही उसके पास किसी न किसी पास या दूर के रिश्तेदार का फोन आ ही जाता। अरे हाँ हाँ बुआ जी, मेरा ससुराल हरिद्वार में ही है। हाँ हाँ, गंगा जी तो समझ लो छत से दिखाई पड़ती है। अरे इतनी सुंदर जगह है कि क्या बताऊं। इतना अच्छा मौसम रहता है कि मज़ा ही आ जाता है। आप भी आओ ना, हरिद्वार घूमना भी हो जाएगा और मुझसे मिलना भी। अब ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से टिकट कटा के यहाँ चली आइए। ओ बेटा, होटल का खाना पानी ना मुझे सूट नहीं करता, बस इसीलिए इच्छा होते हुए भी कभी कहीं तीरथ नहीं जा पाती। लेकिन सच्ची जब से पता चला है कि तेरा ससुराल हरिद्वार में है, सबसे ज़्यादा खुशी बेटा मुझे ही हुई है। अरे बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका जब मन करे तब आप बेफिक्र होकर हरिद्वार आइए और जितने दिन आपका मन करे उतने दिन आराम से यहाँ पर रहकर मंदिरों के दर्शन करिए। खूब खुश रहे बेटा, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई जैसे। मैं तैयारी कर लेती हूँ और आज ही रात को बस में बैठ जाऊँगी। अगले दिन सुबह 4 बजे। महेश जी उठिए ना, देखिए 4 बज गए। अरे तो 4 ही बजे, इतना शोर क्यों मचा रही हो? सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी बुआ जी बस स्टॉप पर पहुंच गई होंगी। अब जाओ ना, जाकर मेरी बुआ को लेकर आओ ना। अरे यार, पिछले 2 महीने में ये चौथी बार है जब तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं। और अगर तुम्हारी बुआ आ भी रही है तो इतनी सुबह वाली बस से आने की क्या ज़रूरत थी? बस तो पूरा दिन चलती है। इतनी सुबह नींद खराब कर दी तुमने मेरी। महेश जब बुआ जी को लेने के लिए बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि बुआ जी वहां अकेली नहीं थी। बुआ जी के साथ उनका बेटा, बहू और 2 पोते भी थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा तुम ये बैग उठाकर गाड़ी में रखो, तब तक हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। बुआ की बात सुनकर बेचारा महेश बड़े बड़े 3 बैग उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालता है और बाकी सबको गाड़ी में बिठाकर घर पहुंच जाता है। माधुरी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो बुआ अपना पूरा खानदान लेकर आई हैं। अरे कहने का मतलब क्या है आपका? कोई आ रहा है तो उसे आने से मना कर दूं क्या मैं? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है माधुरी, लेकिन अचानक से 5-5 लोगों के रहने का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है ना। ऊपर से तुमने पहले से बताया भी नहीं कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाला है। मैं कुछ इंतज़ाम तो कर लेता। अगर आपको मेरे रिश्तेदारों से इतनी तकलीफ हो रही है ना तो बता दो, मैं आगे से कभी किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। और कहिए तो बुआ जी को भी वापस भेज देती हूँ। भेज दूँ? अरे यार, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझती नहीं हो। खैर छोड़ो, मेहमान आ गए, अब उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। सबकी चाय के बाद, माधुरी बेटा बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है, तो ऐसा कर बढ़िया से आलू के पराठे बना ले। क्या बुआ जी, अभी तो 5 भी नहीं बजे, आप 1 आध घंटा सो लीजिए ना, अभी तो नाश्ते का टाइम भी नहीं हुआ। अरे बेटा, जब जागो तभी सवेरा और जब सवेरा तभी नाश्ता, इसलिए तो ना अब नाश्ते की तैयारी में लग जा बेटा जल्दी से। भाई माधुरी, जल्दी से भरपेट नाश्ता कराओ बुआ जी को। और हाँ, ऐसा करो, पराठे नहीं, आलू की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सेक कर लाओ तुम। 8-10 तो मैं ही चट कर दूंगा। ये तूने बढ़िया आइडिया दिया बेटा, ठीक कह रहा है महेश। माधुरी तू कचौड़ियाँ ही बना ले, और मेरे दोनों पोते तो ऐसी उंगली चाट चाट की कचौड़ी खाते हैं कि क्या बताऊँ। अच्छा ऐसा करना, 15-20 कचौड़ी फालतू सेंक लेना बेटा। अभी नहा धोकर हम लोग घूमने जाएंगे ना तो बाहर काम आ जाएंगी। और भाई जब अपना घर है यहाँ तो बाहर का खाना क्यों खाना, ठीक कहा ना? जी जी बुआ जी, बिल्कुल ठीक कहा। माधुरी और उसकी जेठानी रसोई में जाते हैं और सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाने लगते हैं। अरे माधुरी, 5 किलो आलू की कचौड़ियाँ चट कर गई है तुम्हारी बुआ जी एंड फैमिली। मेरी तो कचौड़ी बनाते बनाते कमर टेढ़ी हो गई है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ, जब इन्होंने नाश्ते में इतना खा लिया तो लंच डिनर में क्या होगा? मैं समझ रही हूँ भाभी, इतने लोगों का खाना बनाते बनाते आप भी थक गई हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना, मेहमान कोई रोज़ रोज़ तो आते नहीं, बुआ जी भी 1-2 दिन में लौट ही जाएंगी। वो तो ठीक है माधुरी, लेकिन इनकी रुकने का भी तो इंतज़ाम करना होगा ना। अरे भाभी, अभी आप हमारे खानदान को जानती कहाँ हैं?
आप देखना, इंतजाम करना ही नहीं पड़ेगा। जमीन पर गद्दे लगा देंगे तो सब लोग जमीन पर ही सो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलो एक चिंता दूर हो गई। कचौड़ी को रास्ते में खाने के लिए पैक कराने के बाद बुआ जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार दर्शन के लिए निकल जाती हैं। शाम के 4 बजे। माधुरी बेटा, बड़ी थकान हो गई है, जरा बढ़िया सी चाय तो बना ला। और बेटा बड़ी जोर की ना भूख लगी है, तो खाने के लिए कुछ बना दे। इस समय खाना? हाँ बेटा, ऐसा कर, आलू पूरी बना ला, फटाफट बन जाएंगी। अरे यार माधुरी, तुम्हारी बुआ की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब 4 बजे हम खाना बनाएंगे तो रात का खाना कब बनेगा? रेखा और माधुरी अभी बात कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे की बेल बजती है। जी, आप कौन? अरे बेटा, हम मेरठ से आए हैं। माधुरी यहीं रहती है ना? मैं उसकी मम्मी की मौसी की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी दूर की मौसी आई है, जाओ उनसे मिलाओ। और देखो, उन्हें भी चाय नाश्ता चाहिए हो तो लगे हाथ फिर से चाय चढ़ा दो। लगता है मेरे आ जाओ, हरिद्वार घूम जाओ वाले वाक्य को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है सबने। अरे यार, अभी तो बुआ जी गई भी नहीं कि मौसी आ गई। बेचारी माधुरी अपना सर धुनती हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि मौसी और बुआ बैठी सास के साथ बातें कर रही हैं। बहन जी, पहले तो हमारे यहाँ ना बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन आजकल उन पुरानी परंपराओं को निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए अब हम लोग ना बेटियों के घर जाकर खा पी तो लेते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें पैसे देकर जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भार ना चढ़े। क्या बुआ जी पैसे देकर जाने वाली है? खैर, कहीं होटल में रहती तब भी तो उन्हें खर्च करना ही पड़ता, वही पैसे मुझे देकर जाएंगी तो उसमें उनका कोई नुकसान भी तो नहीं है। बुआ जी और मौसी जी जो पैसे देकर जाएंगी उसमें से आधे पैसे मैं भाभी को दे दूंगी। आखिर उन्होंने भी सबकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेचारी एक टांग पर खड़े होकर काम में लगी हुई है। रात को सबके खाना खाने के बाद, बेटा देखिए, फोल्डिंग बेड पर तो मुझसे सोया नहीं जाता। मैं और तेरी मौसी ना तेरे कमरे में सो जाते हैं, और मेरे रवि की तो कमर में दर्द रहता है, वो भी बेटा नीचे नहीं लेट पाएगा। हाँ अच्छा, रवि अपने फैमिली के साथ रेखा के कमरे में सो जाएगा। 1-2 दिन के लिए तुम लोग एडजस्ट कर लेना। रेखा और माधुरी दोनों के कमरों पर बुआ जी के परिवार ने कब्जा कर लिया था। बेचारी रेखा और माधुरी अपने पति के साथ तकिया और चादर लेकर हॉल में आ गई थी। क्या कह रही थी तू? नीचे बिस्तर लगा देंगे और सब लोग उसी में एडजस्ट कर लेंगे। हो गया एडजस्ट? अब अपने घर में हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप चिंता मत करो ना भाभी, 2 दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कल तक तो बुआ जी वापस चली ही जाएंगी। मौसी और बुआ को तो जैसे पिकनिक स्पॉट मिल गया था। रोज सुबह वो ठूस ठूस कर नाश्ता करने के बाद 8-10 पराठे पैक करवा के घूमने के लिए निकल जाते और फिर वापस आकर एक बार जमकर दावत उड़ाते। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन ना तो बुआ माधुरी के घर से हिलने का नाम ले रही थी और ना ही मौसी। खाना बनाते बनाते माधुरी और रेखा की हालत एकदम पस्त हो गई थी। महेश जी, अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। बहुत हो गई रिश्तेदारी, अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजो ना। अच्छा, भलाई लेने के लिए सबको अपने घर बुलाओ तुम, और वापस मैं भेज दूँ, ताकि सब यही समझे कि उनके यहाँ आने से मुझे समस्या है। जब मैं तुम्हें समझाता था तब तो तुम मुझे कहती थी अगर रिश्तेदार कुछ दिन के लिए यहाँ आ भी जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ठीक है ना, आप क्या दिक्कत है, करो रिश्तेदारों की खातिरदारी। अरे थक गई हूँ मैं। अब तो कोई मुझे मेरा एड्रेस भी पूछेगा ना तो मैं उसे ये नहीं कहने वाली कि मैं हरिद्वार में रहती हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ से टपक जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार होटल का पैसा बचाने के लिए हमारे यहाँ आकर रुक रहे हैं। चलो, देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ कि क्या करना है। महेश माधुरी के कान में कुछ समझाता है। कुछ देर बाद, बुआ जी, मौसी, चाहती तो मैं यही थी कि आप लोग अभी कुछ दिन और यहाँ रुके, लेकिन मुझे ना आज ही महेश के गांव के लिए निकलना होगा। गांव में इनकी काकी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो अपना मन छोटा मत करना, हम फिर आ जाएंगी। अभी तेरा गांव जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम सामान पैक कर लेते हैं, बस तो हमें मिल ही जाएगी। सारे मेहमान सामान पैक करके जाने लगते हैं। देख बेटा, वैसे तो बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये पापी पेट तो खाना मांगता ही है ना। चल, ये रुपए मेरी तरफ से रख ले, समझना, बुआ ने अपने खाने का कर्ज उतार दिया।
10 रुपए? हाँ बेटा, यही तो बात है। बड़े बुजुर्ग जो करते हैं उसमें सबकी भलाई छिपी होती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है, अमीर हो या गरीब, बेटियों को विदाई में बस 10 रुपया ही देगा, ताकि कोई अपने को छोटापन महसूस ना करने पाए। ये तो बुआ और मौसी ने मेरे साथ मोए मोए कर दिया। 10 रुपए कौन देता है? इससे अच्छा ना देती वही ठीक था। खैर, बड़ी मुश्किलों से पूरे 1 सप्ताह के बाद मेहमान अपने घर की ओर लौट गए थे। रेखा और माधुरी की आंखें खुशी से बस बरसने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे पर डिंग डोंग कांपते हाथों से माधुरी दरवाजा खोलती है और ये क्या है, दरवाजे के सामने माधुरी की चाची की बहन की मौसी की लड़की खड़ी दिखाई देती है। और फिर इसके आगे की कहानी तो आप जानती ही हैं, काफी समझदार है।